तो फ्रेंड्स, हम फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कैसे रिवाइज करेंगे फटाफट फिजिक्स को और हम टॉपिक को तेज़ी से सीख पाएंगे, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। अभी हम लोगों ने 1 मार्क क्वेश्चन को लेकर के चर्चा की है क्वेश्चन पेपर के बेस पर। आज उसी सेम क्वेश्चन पेपर के बेस पर हम 2 मार्क क्वेश्चन को लेकर के आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं आज के टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम 2 मार्क क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं और इसी के माध्यम से हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक को बड़ी तेज़ी से रिवाइज भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, 2 मार्क क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइन 1 एम्पियर। हिंदी के भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मैं आपको हिंदी का भी ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर अभी दिखा दूंगी। यहाँ मैं साथ के साथ बताती चलती हूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल के बेस पर के आधार पर हमें 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। 2 समांतर धारावाही चालक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आपने क्वेश्चन सुना तो जो टॉपिक आपने मेरे साथ इसी चैनल पर वीडियो में पढ़ा भी हुआ है कि 2 धारावाही चालक हैं, ठीक है, इनसे करंट फ्लो कर रही हो। करंट सेम डायरेक्शन की हो सकती है या अपोजिट डायरेक्शन की हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फोर्स किस तरीके का होगा, कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा कि रिपल्शन का फोर्स होगा। अभी हम यहाँ से बात कर रहे हैं 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, समांतर धारावाही चालक हैं। इनमें जो करंट फ्लो कर रही है इसकी वजह से इनके बीच फोर्स लगेगा, बल लगेगा इनके बीच में। वो अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, उस पर हमें यहाँ नहीं जाना है। इस फोर्स के बेस पर हमें 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। तो फ्रेंड्स, इस फोर्स के लिए जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम लिखें तो उसका आपको फॉर्मूला याद होगा। नहीं याद है तो मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप दोबारा से रिवाइज करिएगा, आपको फॉर्मूला फिर से याद आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, समांतर धारावाही चालक है, तो इसकी एकांक लंबाई पर जो बल लगता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट बाई 2 पाई। अब म्यू नॉट आप जानते हैं कि क्या होता है, उसे मैं बार बार नहीं बताऊंगी, लिंक में वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई, यहाँ पे करंट आ जाएगा I1 यानी एक जो करंट आपका धारावाही चालक है उसकी करंट, इंटू I2 यानी जो दूसरा धारावाही चालक है ये उसकी करंट है, डिवाइडेड बाई R क्या है, 2 धारावाही चालक के बीच की डिस्टेंस है। एक धारावाही चालक, दूसरा धारावाही चालक, 2 समांतर हैं, ठीक है। एक में से करंट अगर I1 जा रही है, दूसरे में से करंट जा रही है हमारी I2, ठीक है। एक से I1 करंट फ्लो कर रही है और दूसरे से करंट हमने लिया I2, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे है R और इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम SI सिस्टम में ही यहाँ बात कर रहे हैं। SI सिस्टम का मतलब है फोर्स है, चूँकि बल है तो ये होगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर में यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम ये कह दें कि R की वैल्यू है 1 मीटर, यानी अब एम्पियर को कैसे परिभाषित करना है वो देखिए। अगर R को हम 1 मीटर, SI सिस्टम है तो मीटर में ही होगा, R को 1 मीटर कर दें, ठीक है, और ये I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए। I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर अगर ले लें तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 है ना, ये 1 इंटू 1 1 अपॉन 1, तो ये टोटल हो गया 1, ओके। तो हमें कंडीशन क्या बतानी है, 2 समांतर धारावाही चालक पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके बीच डिस्टेंस हमने कर दिया 1 मीटर और उनके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है, उन धारावाही चालक में जो करंट फ्लो कर रही है वो दोनों में ही 1 एम्पियर होगी, यानी फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी यदि
फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्योंकि ये हो गया 1/1 है ना, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बन गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और आप जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7, ठीक है, 2 × 10⁻⁻7। यानी यहाँ हम क्या कहेंगे कि जब ये टर्म 1 हो गया तो हम क्या कहेंगे कि अगर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर समांतर धारावाही चालक के बीच की डिस्टेंस हम 1 मीटर कर दें तो उनमें से बहने वाली करंट, फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर होगी यदि उनके पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी कि 2 × 10⁻⁻7 हो जाए। और चूंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कह रहे हैं, यानी हम क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो गया। तो इससे आपने क्या डेफिनेशन बनाई अपनी एम्पियर की कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, इनसे फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर, ये भी होगी 1 एम्पियर और ये भी होगी 1 एम्पियर अगर इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो जाती है और इनके बीच लगने वाला फोर्स है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की बात की गई है। तो फ्रेंड्स जो फॉर्मूला आपने निकाला पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाले फोर्स को लेकर के, उसी के बेस पे एम्पियर को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ से आपने ये भी देख लिया, साथ ही अब आप ये भी रिवाइज कर पाएंगे कि जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला भी आप लिंक पर जो वीडियो है, अगर आपको कहीं से भी डाउट आ रहा है कि कैसे इसे डिराइव किया जाता है तो आप उस पे जाइए और उसका डेरिवेशन भी आप रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एम्पियर को डिफाइन कर लिया है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन पर बेस्ड है। मैं थोड़ा जगह साफ कर ले रही हूँ जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिराइव रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल्स के बीच विभवांतर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, यानी एक सेल से करंट ली जा रही है, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, सेल से करंट ली जा रही है और उस केस में मान लेते हैं आई करंट ली जा रही है, उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और उसके ईएमएफ के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आप जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = EMF माइनस IR, I वो करंट है जो सेल से ली जा रही है और ये स्मॉल r सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध। और इसको आप जानते हैं अच्छे से कि सेल है, सेल के 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके टर्मिनल्स हैं। अब अगर जो V की बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V होता है। V का मतलब क्या है, एक टर्मिनल से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया। और EMF क्या है, EMF है बाहर से चले तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में और सेल के अंदर दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से वापस पहले इलेक्ट्रोड तक आने में, यानी कि पूरे क्लोज्ड सर्किट में यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो है E। तो E और V में क्या डिफरेंस हुआ, सेल के अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन है, ये डिफरेंस आया। और ये वर्क डन किसके बराबर होता है, ये वर्क डन होता है ये I × इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब क्या है, EMF ये पूरा पाथ में यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन है, ठीक है, और V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन, यानी कि V = E - IR। तो ये रिलेशन हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के
ईएमएफ के बीच में। अब अगला हम आते हैं कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसका भी मैं जो वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है उसका लिंक आपको दे दूंगी। यहाँ हम सीधे से आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट बिटवीन इट्स प्लेट। जब किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, संधारित्र की प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हम रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस यानी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स बड़ा आसान सी बात है इसमें कि धारिता इसकी क्यों बढ़ जाती है। हम लोग को उसके लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते आए हैं आप जानते हैं, C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है, उस केस में जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक हमने नहीं रखा, लेकिन अगर इसके प्लेट के बीच में T थिकनेस की डाइइलेक्ट्रिक की पट्टी डाली गई, इसको हम C डैश यहाँ पे कह दें, तो हम यहाँ पे C क्या लिख सकते हैं, उस केस में हम कहते हैं C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। और K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब अगर हम ये कहें कि जो कैपेसिटर की प्लेट है उस दोनों प्लेट के बीच पूरे स्पेस को हम भर देते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से, यानी T थिकनेस हम ना लेकर के पूरे में भर देते हैं। अब क्या हो जाएगा इस केस में, अब यहाँ पर T की वैल्यू भी D के बराबर हम रख देंगे। जैसे ही T की वैल्यू हम D के बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। तो ये D कैंसिल हो जाएगा और हमें C की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें मिलेगा C इज इक्वल टू K एप्साइलन नॉट A अपॉन D। और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है, ये C डैश के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे C इज इक्वल टू K इंटू C डैश। C डैश वो है जो डाइइलेक्ट्रिक रखने के पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू थी। तो अब हम यहाँ पे सीधे से लिख सकते हैं कि दिस C इज, क्योंकि K इज ग्रेटर देन 1 यानी C इज ग्रेटर देन C डैश। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, K टाइम्स बढ़ जाती है और K इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है, सीधे से आपने बता दिया कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है। जगह साफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिससे आप क्लियरली समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 4th नंबर है, डिस्क्राइब अबाउट डुअल नेचर ऑफ लाइट विद 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच अदर। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप जानते हैं लाइट जो है वेव पार्टिकल डुअलिटी, प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति दिखाता है, तरंग की और पार्टिकल की, कण की नेचर दिखाता है। इसमें आप सीधे सीधे लिखेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि जब वेव नेचर दिखाता है पार्टिकल, आपकी लाइट वेव नेचर दिखाता है तो वेव नेचर के बेस पे आप इसका इंटरफेरेंस है यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, इन फिनोमेना को आप शो कर पाते हैं। और अगर हम इसके पार्टिकल नेचर पे जाते हैं तो पार्टिकल नेचर क्या शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, क्रॉम्पटन इफेक्ट दिखाता है, रमन इफेक्ट दिखाता है। तो ये वो इफेक्ट है जो पार्टिकल नेचर के बेस पे शो होते हैं। जो पार्टिकल नेचर ने दिखाए यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ठीक है, ये वेव नेचर नहीं दिखा पाता। और जो वेव नेचर दिखा रहा है यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन यानी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सिर्फ वेव नेचर के बेस पे दिखाए जा सकते हैं। जब पार्टिकल नेचर पे है तो इन फिनोमेना को सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ फिनोमेना जो वेव नेचर शो कर सकता है और कुछ पार्टिकल नेचर, और दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक होते हैं।
दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। यही है इसकी लाइट की वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो आपने देखा कि वेव नेचर के बेस पर, तरंग सिद्धांत के बेस पर हम क्या शो करेंगे, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। और जब हम पार्टिकल नेचर, दूसरे नेचर की बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर के बेस पे हम क्या शो कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के वीडियो में आपने मेरे साथ डिस्कस किया टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और सिंपल हार्मोनिक यानी सरल आवर्त गति करते ऑब्जेक्ट के लिए m यानी मास है कांस्टेंट, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड यानी कांस्टेंट आयाम है ना। तो जब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई। तो सिंपल हार्मोनिक यानी सरल आवर्त गति करते हुए ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी इस तरह से आप कांस्टेंट यहाँ पे शो कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ड्रॉ ओनली द लेवल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। आपको जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का एक डायग्राम बनाना है। तो इसमें आप वैसे कई तरीके के आपने पढ़े हैं, जैसे कि आपने ब्रिज रेक्टिफायर आपने पढ़ा है। यहाँ हम सेंटर टेप यानी सिंपल जो एक फुल वेव रेक्टिफायर है उसका अगर सर्किट डायग्राम बनाएं, जिसका भी मैं वीडियो लिंक दे दूंगी, आप उसका डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ सिर्फ सर्किट डायग्राम की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टू ड्रॉ द लेवल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि डायोड का फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाला हमें सर्किट डायग्राम सिर्फ बनाना है, जिसमें आपने अलग अलग टाइप के पढ़े होंगे फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिनका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आज हम यहाँ पे सेंटर टेप्ड टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जो बहुत सिंपल होता है। इसमें देखिए इनपुट के लिए ये हम यहाँ पे दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, और इसके साथ हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है तो आप जानते हैं 2 डायोड इसमें हमें कनेक्ट करने होते हैं। एक ये डायोड कनेक्ट कर दिया, एक दूसरा डायोड यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर टेपिंग करनी होती है। ये कनेक्शन आपने दिया और यहाँ से इनपुट देने के साथ इस जगह से आप इनपुट देते हैं, और यहाँ से हमें जो आउटपुट हमें मिलना है वो कहाँ पे मिलेगा, हम ये जो सेंटर टेपिंग दे रहे हैं यहाँ पर हम इसकी आउटपुट लेते हैं। तो ये हमें फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम मिल जाता है, जिसका डिटेल आपको जो लिंक दिया है उस वीडियो में आपने पहले से पढ़ा भी होगा और आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। आपको याद आ गया होगा, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ चुके हैं। चूँकि यहाँ 2 मार्क क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सर्किट डायग्राम पूछा है तो वो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। और 2 मार्क क्वेश्चन में यहाँ जो लास्ट है वो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। जी हाँ, लेज़र वाला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें एक वीडियो में स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन ये हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ आप देखिए, आप जानते हैं कि नॉर्मली ग्राउंड लेवल पर आपके एटम होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एटम के एक्साइटेड स्टेट होते हैं, उत्तेजित अवस्था होते हैं। जब ग्राउंड लेवल से एटम को एनर्जी मिलती है तो ये हायर लेवल में जंप कर जाता है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था कही जाती है। एक्साइटेड स्टेट में सामान्य जो स्थिति होती है उसमें 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए हमारा एटम रुकता है, और उसके बाद फिर ये जो 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उस एनर्जी का फोटोन उत्सर्जित करता है, एमिट करता है ये एक्साइटेड एटम, और खुद ग्राउंड लेवल पर फोटोन उत्सर्जित करते हुए ग्राउंड लेवल पर जंप करता है। यानी जब एक्साइटेड स्टेट से उत्तेजित अवस्था से एटम ग्राउंड में जंप करेगा तो फोटोन उत्सर्जित करेगा, फोटोन एमिट करेगा, जिसकी एनर्जी इस h न्यू के बराबर होगी। वो जो ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल है इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उस अंतर के बराबर होता है। लेकिन जब 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद एक्साइटेड एटम यानी उत्तेजित जो एटम है वो ग्राउंड लेवल पे जंप करता है तो अपने आप जंप कर रहा है स्वतः, इसलिए इसको आप कहेंगे स्वतः उत्सर्जन।
लेकिन अगर हमारा एटम ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे पहुंच गया है, यानी उसको एनर्जी दे दी गई है, वो उत्तेजित अवस्था में आ गया है, और इससे पहले कि वो स्वतः यानी इतने सेकेंड से पहले ही, इससे पहले कि वो एक्साइटेड स्टेट से स्वतः अपने आप ग्राउंड पे जंप करे, आप क्या करते हैं, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है यानी एच न्यू फोटोन, जो उत्तेजित अवस्था में बैठा हुआ एटम जिस एनर्जी का फोटोन, जिस फ्रीक्वेंसी का, जिस आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करने वाला है, ठीक है, जिस फोटोन को ये एटम एमिट करके ग्राउंड पे जंप करेगा, है ना, अभी एमिट हुआ नहीं है, जिस फोटोन को उत्सर्जित करके एक्साइटेड स्टेट का एटम ग्राउंड पे जंप करेगा, उसी फोटोन को आप क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में बैठे एटम के ऊपर डालते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। तो ये जो हमने फोटोन डाला है ना, इसी फ्रीक्वेंसी, जो उत्सर्जित होने वाला फोटोन है, बिल्कुल उसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब हम इस एक्साइटेड एटम पर, उत्तेजित परमाणु पर डालते हैं, तो ये स्टिमुलेट होता है, उद्दीपित होता है, और स्टिमुलेट होके क्या करेगा कि इसी जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन हमने इसके ऊपर डाला है, बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन ये साथ में एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, और खुद ग्राउंड पे जंप कर जाता है। अब यहाँ क्या और एक बात आपको मिलती है कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी और ये उत्सर्जित फोटोन यानी जो एमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी यानी कि फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, और ये दोनों कोहेरेंट होंगे, कला संबद्ध होंगे, है ना, इनका फेज भी आप सेम ही पाएंगे। और इससे हमें यहाँ पे जो फोटोन से जो लाइट मिलती है वो कैसी लाइट बनती है, लेज़र लाइट। आपने लेज़र चैप्टर में पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि यही आपको लेज़र लाइट देती, जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि लेज़र लाइट कोहेरेंट थी, हाईली इंटेंस थी, इसके फोटॉन्स जितने थे सभी सेम फ्रीक्वेंसी के फोटॉन थे, सेम फेज के फोटॉन्स थे। तो यहाँ लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी वाले फोटॉन आपको स्टिमुलेटेड एमिशन से मिलते हैं। यानी बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी स्वतः उत्सर्जन में हायर लेवल पे बैठा, उत्तेजित अवस्था पे बैठा हुआ एटम 10⁻⁸ सेकेंड के बाद अपने आप फोटोन एमिट करता है और ग्राउंड पे जंप करता है। तो वहाँ जब अलग अलग एटम से फोटोन एमिट होते हैं तो वो सभी कोहेरेंट नहीं होते, यानी एक एटम नीचे आया उसने कोई फोटोन एमिट किया, दूसरा एटम नीचे आया उसने कोई दूसरा फोटोन एमिट किया, लेकिन ये दोनों फोटोन कोहेरेंट नहीं होंगे, कला संबद्ध नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे यानी जिस एनर्जी का फोटोन यहाँ एमिट करके एटम नीचे आने वाला है, इससे पहले कि वो नीचे आए आप सेम एनर्जी का, सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन इन एटम्स के ऊपर डालते हैं, जिससे स्टिमुलेट होकर के एटम फोटॉन्स एमिट करते हैं और ग्राउंड पे जंप करने लगते हैं। अब इस स्टिमुलेशन से जितने भी फोटॉन एमिट होंगे वो सभी सेम फेज में होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। तो यहाँ से इसी प्रोसेस से आपको लेज़र लाइट मिलती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।